नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। भारत के संविधान की सीरीज में आज हमारा पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 में हम भारत शासन अधिनियम 1935 के सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको देखेंगे और यह देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं किस पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो यूपीएसएससी, यूपीपीएससी, आरओ जिसमें भी पूछे गए हैं उनको हमने रखा है इसमें। और ओवरऑल यह चेक करेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा फोकस किस क्वेश्चन पे किया गया है और इतने सालों में एग्जामिनर ने किसी पर्टिकुलर अगर टर्म पे फोकस कर रहा है तो जाहिर सी बात है आने वाले समय पर भी उसका प्रभाव रहेगा। क्वेश्चन की फेनोमिना चेंज हो रही है। वन लाइनर क्वेश्चन की बजाय आपका कथन और निष्कर्ष में पूछा जाता है, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो समझ लीजिए आपका जो है सब काम क्लियर है, क्योंकि वन लाइनर हो या कथन निष्कर्ष से हो, अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत किया है तो जाहिर सी बात है आप सब जगह पर जो है अव्वल खड़े उतरेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और यह सीरीज यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी के लिए इंपॉर्टेंट है और जितने भी वेरियस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है उनके लिए सबसे हेल्पफुल होगी। तो आइए सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि 1935 भारत शासन अधिनियम आया तो क्या उसके इंपॉर्टेंस थे, कैसे कैसे उसका जो है प्रादुर्भाव हुआ और क्यों इतनी तवज्जो दी जाती है कि आज भी भारत शासन अधिनियम, अगर भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो ऐसा झलक लगता है कि भारत शासन अधिनियम आज भी कायम है और है भी ऐसा। अभी उसके धीरे धीरे सारे इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो थोड़ा बेसिक से शुरुआत करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 से भारत शासन अधिनियम 1919, देखिए इसमें मेजर वर्क क्या था, द्वैध शासन स्थापित करना है। द्वैध शासन स्थापित किया गया, एक मंत्रिपरिषद जो गवर्नर के अधीन थी, एक प्रांतीय विधान सभाएं थी जो प्रांतों के लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन वो भी गवर्नर के अंडर में ही रह के काम करती थी। वेटेज तो सबसे ज्यादा आपके गवर्नर की मंत्रिपरिषद का था। क्यों ऐसा था? क्योंकि उसमें सारे जो महत्वपूर्ण विषय थे, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट थे, वो सारे गवर्नर के अधीन थे। उस पर गवर्नर अपनी जो है नियम कायदे कानून से उसको लागू कर सकता था। खास बात तो ये थी कि जो प्रांतों के चुने गए मेंबर थे वो गवर्नर द्वारा चुने गए थे कुछ, और उनका जो है इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा नहीं था। और जो गवर्नर की मंत्रिपरिषद के लोग थे वो राजशाही थे, वो आईसीएस थे, भारतीय सिविल सेवा के। तो वो ताज के जो है पक्ष में ज्यादा रहते थे, यानी कि गवर्नर के पक्ष में ज्यादा रहते थे, उनका वेटेज ज्यादा था और इन लोगों का वेटेज कम था। खासकर बात तो यहाँ थी कि उस समय जो है एक तरह से माने कि प्रलोभन के चक्कर में थे लोग कि हमारा पद कहीं छिन ना जाए, इसलिए वो गवर्नर का बहुत ज्यादा विरोध भी नहीं करते थे। तो डायरकी पूरी तरह से असफल रही, इसमें द्वैध शासन एकदम असफल रहा। इसने लगाया क्या था भारत शासन अधिनियम में? द्वैध शासन, द्वैध शासन, और पूर्णतः ये असफल रहा। यह पूर्णतः असफल रहा। जब द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 लगाया गया तो उसमें एक मसौदा और तैयार किया गया था कि प्रस्ताव रखा गया था कि 10 साल के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और 10 साल के बाद जब समीक्षा होगी उसी के आधार पर नया फिर भारत शासन अधिनियम लागू किया जाएगा, जो भी प्रक्रियाएं होगी। तो 10 साल के बाद जब समीक्षा हुई, 10 साल बाद समीक्षा की मसौदा तैयार किया गया था, प्रस्ताव था।
तो 10 साल के बाद नहीं, उससे पहले 8 ही साल में, तो भारत शासन अधिनियम 1919 एकदम पूरी तरह से जब फेल हो गया, तो 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बना, और इसकी जब अध्यक्षता किया इन्होंने, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, और इस कमीशन को कहा गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, इसमें 7 सदस्य थे, और इसी को कहा गया श्वेत कमीशन। अच्छा, खास बात तो ये थी कि जब इस श्वेत कमीशन आया, तो ये भारत के लोगों के लिए नियम बनाने के लिए आया, लेकिन इसमें से कोई भी भारतीय नहीं था। नियम तो भारत के लिए बन रहा था, लेकिन कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। तो भारतीयों ने इसका खूब बहिष्कार किया। और भारतीयों में से कौन? भारतीयों में से आप कहना चाहेंगे कि उस समय भारतीय का मतलब एक पार्टी, मान लीजिए कांग्रेस। कांग्रेस ने इसका खूब बहिष्कार किया, श्वेत कमीशन का विरोध किया। विरोध किया कहां, किसने? कांग्रेस। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। और मद्रास में एक अधिवेशन हुआ, कांग्रेस अधिवेशन हुआ, और उसमें एम एन अंसारी जी अध्यक्ष बने। अध्यक्षता उन्होंने की मद्रास में। और इसके अध्यक्ष बने एम एन अंसारी। एम एन अंसारी इसके अध्यक्ष हुए। तो इन्होंने खूब विरोध किया उसका, कि भारतीयों के लिए कानून बनाने आए हैं, और भारतीयों इनमें से कोई भी भारतीय है नहीं, आप हमारी बातों को कैसे समझेंगे, और इसका हम पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। ठीक है। तो उस समय आ, भारत सचिव, भारत सचिव वारकेन हेड थे। वारकेन, उस समय भारत सचिव वारकेन हेड थे। इनको लॉर्ड वारकेन हेड कहा जाता था। चलिए लिख देते हैं हम, लॉर्ड वारकेन हेड। लॉर्ड वारकेन हेड भारत सचिव, जब उन्होंने कहा कि आप तो कुछ करने के योग्य है नहीं, ये वक्तव्य किसका था? वारकेन हेड का। आप लोग कुछ करने योग्य है नहीं, अगर हम नियम कायदे कानून बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसका विरोध कर रहे हैं, तो हम आपको खुला चैलेंज देते हैं कि आप एक संविधान का मसौदा तैयार करिए, अपने लिए कानून बनाइए, जिसके तहत में ये शासन प्रक्रिया चलाई जा सके। तो भारत सचिव के कहने पर इन्होंने संविधान तैयार करने का मसौदा दिया। संविधान तैयार करने का मसौदा जो है देने करने की चुनौती दे दिया इन्होंने, कहा कि भाई संविधान का मसौदा आप तैयार करिए, कैसा संविधान आप चाह रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। इन सब का जो प्रोसेस था, इसी के साथ में ये जो साइमन कमीशन ने ये 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। 30 जून 1930 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया।
भारतीयों ने खूब इसका बहिष्कार किया, लेकिन करे भी तो क्या। अच्छा, हम इनको चुनौती मिल गई, किसने दिया था? भारत सचिव ने। भारत सचिव कौन? वार्केन हेड। वार्केन हेड कहां बैठे हुए हैं? इंग्लैंड में। सबसे मेन होता था कि भारत सचिव, जिस देश के लिए कोई सचिव नियुक्त किया जाता था वो ताज के अधीन रह के काम करता था और वह सर्वे सर्वा होता था, यानी कि गवर्नर से भी सुपर उसकी पोस्ट होती थी। तो भारत में जो शासन कर रहा है वो गवर्नर जनरल, उसका जब नियंत्रण जो कर रहा है भारत सचिव, तो भारत सचिव ने इनको संविधान तैयार करने का मसौदा दिया। और इसी पर मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू ने मोतीलाल नेहरू जी ने एक 10 सदस्यीय टीम का गठन किया। इनके टीम में 10 सदस्य थे, 10 सदस्य। और इसको जो है इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने किया था और इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो इसके अध्यक्ष जो थे, ये आप कहें अध्यक्ष अध्यक्ष थे, 10 सदस्य इसमें थे और इन्होंने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 10 अगस्त 1928 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब ध्यान दीजिएगा, जब भारत में साइमन कमीशन आया, कब आया? 27 में। इन्होंने बहिष्कार किया, मद्रास की सभा में बहिष्कार किया। भारत सचिव ने इनको जो है संविधान का मसौदा दिया कि भाई संविधान आप बनाइए, आप कैसा संविधान चाहते हैं। फिर इन्होंने वर्क किया, मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्ष बने और 10 सदस्यीय टीम के आधार पर उन्होंने एक कमेटी गठित किया, समिति, और उसकी अध्यक्षता स्वयं मोतीलाल जी ने किया और एक संविधान का मसौदा तैयार किया। और इसको पेश कब किया? 10 अगस्त 1928 को। जबकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आती है? 30 में आती है, यानी कि उसके बीच में साइमन कमीशन की रिपोर्ट के पहले ही इन्होंने ये प्रस्तुत कर दिया। अच्छा, भारत में भी गुटबंदी थी मुस्लिम लीग के साथ में। तो मुस्लिम लीग के जो हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना जी ने 14 सूत्री जो है मांग रख दी इसका विरोध में। इन्होंने विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रख दी और इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया 29 मार्च 1929 को, 29 मार्च 1929 को, 29 मार्च 1929 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब क्या हुआ कि जब रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कब कब हुए? पहला 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है श्वेत पत्र जारी किया गया। उसके बाद एक जो वहां राज गजट में निकलता है उनका पत्र, उसको श्वेत पत्र कहते हैं, व्हाइट पेपर। और श्वेत पत्र जारी किया गया कब? आपका 1933 में।
अच्छा, कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया है कि ब्रिटिश के गवर्नर जनरल द्वारा? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत। ब्रिटिश सरकार द्वारा श्वेत पत्र जारी 1937 में। 1933 में श्वेत पत्र जारी किया। फिर उन्होंने एक अध्यक्ष नियुक्त किया, उस श्वेत पत्र को जो जारी किया उन्होंने, उस श्वेत पत्र को जारी करने वाला उसका अध्यक्ष का रूप में लॉर्ड लिनलिथगो। किसने जारी किया था ये? लॉर्ड लिनलिथगो अध्यक्ष, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने इसको जारी किया और 4 अगस्त 1935 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। भारत शासन अधिनियम आया कौन सा? 4 अगस्त 1935। 4 अगस्त 1935 को, 4 अगस्त 1935 को क्या बना? भारत शासन अधिनियम। अच्छा, भारत शासन अधिनियम श्वेत पत्र जो जारी हुआ, ये किसकी रिपोर्ट के आधार पे हुआ था? तो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे हुआ था। खूब लोगों ने उठापटक कर लिया, लेकिन लास्ट में साइमन कमीशन की रिपोर्ट को इसमें शामिल करके और इसको जारी किया गया भारत शासन अधिनियम। और भारत शासन अधिनियम ऐसा पत्र जारी हुआ कि आज भी उसकी अमिट छाप है, वो जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। भारतीय संविधान को आप पढ़ेंगे तो भारत शासन अधिनियम को एकदम पूरी तरह से देख सकते हैं। भारत शासन अधिनियम को देखना है तो केंद्र और राज्यों को देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए, अब आता है भारत शासन अधिनियम, तो उसके की पॉइंट भी देख लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है। भारत शासन अधिनियम 1935 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है। 11 ब्रिटिश प्रांत और 9 कमिश्नरियों क्या थे? 11 ब्रिटिश प्रांत, 9 कमिश्नरी। प्लस जो देसी रियासतें थी, जो इच्छा से उसमें शामिल हो सकती थी, उनको भी इसमें रखा गया। देसी रियासतों, देसी रियासतों। देसी रियासतों को जो इच्छा अनुसार इसमें शामिल हो सकती थी, उनको भी इसमें रखा गया। देसी रियासतों के ऊपर यह दबाव नहीं था, वो स्वतंत्र थी, वो चाहे जिसमें शामिल हो सकती थी, चाहे आपका इसमें शामिल हो या स्वतंत्र रूप से रहे, ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता था। लेकिन अगर शामिल होना है तो एक पत्र होता था जिस पर वो सहमति से सिग्नेचर करके शामिल हो सकते थे।
अब ये तो पहला था। दूसरा क्या था सबसे बड़ा? द्वैध शासन। कहां पर? केंद्र में। द्वैध शासन तो लगा था। क्या था? केंद्र में द्वैध शासन, सेंटर में द्वैध शासन। अभी तक तो प्रांतों में लगा था, लेकिन अब सेंटर में केंद्र शासन, केंद्र जो है केंद्र में द्वैध शासन लगा। और यह द्वैध शासन आप देख लीजिए, केंद्र देखेंगे, केंद्र में दो, राज्यसभा लोकसभा जो है, राज्यसभा है, विधानसभा है। राज्यसभा विधानसभा केंद्र में, और जब राज्यों की बात आएंगे तो राज्य परिषद और विधानसभा। तो यहां पर दोनों चीजें हैं। तो या तो केंद्र को देखेंगे तो केंद्र में भी एक सेंट्रल में द्वैध शासन है, और राज्यों में आएंगे तो राज्यों में भी द्वैध शासन है। तो उसको उस समय प्रांतीय स्वसत्ता लागू करने के लिए, प्रांतीय स्वशासन लागू करने के लिए ये बताया गया कि प्रांतीय स्वशासन, आप लिख सकते हैं प्रांतीय स्वशासन। प्रांतीय स्वशासन लागू, प्रांत में भी आपका लागू था। कब से? 1 अप्रैल 1937 से। 1 अप्रैल 1937 से। चलिए, अब ये तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी। यहां पर केंद्र में जो द्वैध शासन था यह सबसे इंपॉर्टेंट था। यह भारत शासन अधिनियम 1919 में भी ये फेल हो गया था, लेकिन ये केंद्र में नहीं था। प्रांतीय शासन लागू, प्रांतों के लिए भी शासन बनाया गया, द्वैध शासन उसमें भी चला, प्रांतों में भी। तो केंद्र और प्रांत के लिए, दोनों के लिए। लेकिन जो प्रांतों के लिए तो आपका इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 में था ही, लेकिन स्पेशली केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। और ये 1 अप्रैल 1937 को ये लागू हुआ। उसके बाद क्या लागू हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट? फेडरल जो है कोर्ट, संघीय न्यायालय। चार में संघीय फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय जो है यहां पर लागू हुआ। अच्छा, संघीय न्यायालय में जो है, जो न्याय की प्रक्रिया थी वो केंद्र में, केंद्र उसकी जो पावर थी, जो उसका वीटो था, कौन यूज कर सकता था? वो तो था गवर्नर। संघीय न्यायालय तो था ही, लेकिन गवर्नर के अधीन में ही रह के काम करते थे। और ये सभी गवर्नर के अधीन रह के अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ विशेषाधिकार दिया गया था, और इसी में कहा गया आपका शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। अच्छा, शक्तियों का विभाजन कैसे किया इन्होंने? इन्होंने 3 विषय बनाए। एक संघ सूची का, संघ सूची, और दूसरा राज्य सूची, और यह है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय थे। राज्य सूची में 54 विषय थे। इसी प्रकार से सबसे कम विषय यानी 36 विषय आपके समवर्ती सूची में थे। अच्छा, इनका क्या क्या काम था? क्या राज्य सूची है, क्या समवर्ती सूची, क्या संघ सूची? संघ सूची में केंद्र में जो स्थापित है सरकार, वह नियम कायदे कानून बना सकती है।
राज्य सूची, राज्य के अंतर्गत जितने भी कार्य हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं उस पर राज्य अपना कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची वह है जो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर दोनों की सहमति से नियम कायदे कानून बनते हैं, वो समवर्ती सूची के विषय थी। लेकिन अगर यहां पर कन्फ्लिक्शन आ जाए संघ सूची और राज्य सूची में, तो इसका निर्णय गवर्नर देता था। लास्ट निर्णय गवर्नर का होता था। गवर्नर अपने निर्णय से, अपनी सूझबूझ से इस चीज को करता था। अच्छा, सूझबूझ में वह अपने मंत्री परिषद से सलाह भी लेता था। अपने मंत्री परिषद से सलाह लेने के बाद अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता था। गवर्नर वीटो का भी प्रयोग कर सकता था, यानी कि ओवरऑल शक्ति अभी भी गवर्नर के अधीन थी। तो ये था कुछ मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट भारत शासन अधिनियम के। आइए अब इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है जितने उसको करते हैं। अच्छा, इसमें जो वोटिंग सिस्टम था, जो मेंबरशिप का वोटिंग सिस्टम था, वो कर, भूमि और संपत्ति के आधार पे था कि जिसकी जितनी जो हैसियत है, जो संपत्तियां हैं, उसी के आधार पर वो वोटिंग कर सकता है, वो निर्वाचन कर सकता है। यही कंडीशन आपका भारत शासन अधिनियम 1919 में भी लागू था। आइए अब नंबर ऑफ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ? ये भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें पूरे शासन व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। इसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया था। केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया और इतना ब्रॉड ये था कि इसमें अनुच्छेद की बात करें तो 321 अनुच्छेद था। 321 अनुच्छेद। अनुसूची 10 अनुसूची थी। 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूची थी और 14 भाग थे। इसमें भाग 14 भाग में ये बटा था। काफी व्यापक ये था। वर्तमान समय में आप देखेंगे तो 395 अनुच्छेद आपको दिख रहे हैं, लेकिन उस समय 321 अनुच्छेद थे, यानी कि अनुच्छेदों की कमी तब भी नहीं थी और आज भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी शक्तियों का विभाजन, अच्छा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, इसमें से किसमें उल्लेखित योजना के आधार पर था? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 मार्ली मिंटो सुधार, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत शासन अधिनियम अभी जस्ट हमने पढ़ा है भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का डिवाइडेशन भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन हुआ था। और 7वीं अनुसूची में केंद्र और शक्तियों का विभाजन था। इसमें किसमें था? आप कहते हैं 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में था केंद्र और राज्य की शक्तियों का डिवाइडेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से एक भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। अब ध्यान से देखें, यह अधिनियम अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना इसी से हुई थी, तो ये तो सही है। अवशिष्ट विषय पर प्रांतीय विधायिकाओं का आवंटन किया गया था? नहीं, प्रांतीय विधायिकाओं का आवंटन अवशिष्ट विषय पर नहीं था। यह प्रांतीय स्वसत्ता का सूत्रपात था, सही था, यह भी सही है।
इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में शासन लागू लगाया। जो प्रांतों में द्वैध शासन चल रहा था उसको हटा दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन ले आया गया। और कब लाया गया? 1935 में। तो ये तो आपका सही है। तो गलत क्या है? इसमें नहीं था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ऐसा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था भाई? भारत शासन अधिनियम 1935 को। सीधे 1935 अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। केंद्र में दो तरह के विषय थे, एक रक्षित था, एक हस्तांतरित। इसमें केंद्र में एक रक्षित विषय थे जो गवर्नर जनरल अपने पास रक्षित रखता था और वो अपनी मंत्रिपरिषद के साथ में टाई अप करके सारे काम को करता था। इसमें थे रक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले और जनजातीय मामलों को भी अपने पास रखता था। जनजाति और एक थे हस्तांतरित। हस्तांतरित विषय अन्य मामले थे जो यानी कम मूल्य वाले जो मामले थे वो हस्तांतरित में आते थे। इसमें गवर्नर जनरल पूरी मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर उस काम को करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। भारत शासन अधिनियम 1935 अखिल भारतीय महासंघ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। यूपीपीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीटेड हो रहा है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था अपनाई थी? जो संघीय शासन व्यवस्था थी वो कब अपनाई गई? 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। और संघीय कोर्ट को भी इसने वो किया था, फेडरल कोर्ट की स्थापना भी इसी में हुई थी। और संघीय शासन की व्यवस्था कब हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो जब कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है तो बड़े आराम से सारे क्वेश्चन को आप कर लेंगे। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 को स्थापित संघ के अवशेष शक्तियों को दी गई थी, यानी कि संघ की अवशेष शक्तियां दी गई थी। किसके पास थी पूरी शक्तियां? गवर्नर के। गवर्नर सर्वे सर्वा हुआ करता था। अगर केंद्र और राज्यों में कोई कंफ्लिक्शन होता था तो वहां पर गवर्नर जो है अहम भूमिका निभाता था। गवर्नर का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता था। तो ये सर्वे सर्वा कौन था? गवर्नर था उसमें। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, कौन सा गवर्नर? इसमें देखिए प्रांतीय गवर्नर दिया है तो प्रांतीय गवर्नर नहीं था, प्रांतीय गवर्नर के पास नहीं थे। जो भारत का गवर्नर जनरल था वो उसके पास पूरी पावर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण एवं अस्थायी अवयव नहीं है? अस्थायी अवयव नहीं है, ध्यान में रखें। देश के लिए लिखित संविधान। इस समय देश के लिए लिखित संविधान का कोई प्रावधान नहीं था, कहीं उल्लेखित नहीं है। ये भारत शासन अधिनियम, ये क्या था कि भारत शासन अधिनियम
भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखित संविधान का कोई उल्लेख नहीं था। लिखित संविधान का उस समय कोई उल्लेख नहीं था। अगर उल्लेख की बात करेंगे तो सर्वप्रथम जो क्रिप्स मिशन आया 1942 में, उसमें इस चीज को कहा गया था, लिखित संविधान के बारे में कहा गया था। तो सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में और क्रिप्स मिशन आया कब था? 1942 में लिखित संविधान की बात की गई थी। क्रिप्स मिशन में लिखित संविधान की बात की गई थी। अब दूसरा देखते हैं, संविधान मंडल विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि थे। हाँ, निर्वाचित भी थे और जवाबदेह भी प्रतिनिधि थे। कुछ को मनोनीत किया गया था और कुछ सेलेक्टेड थे। क्या प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था? कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या उस समय प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था? कहेंगे प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था। उस समय प्रांतों के जो चुने हुए व्यक्ति थे वही आके यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते थे। कुछ को गवर्नर जनरल ने नॉमिनेट किया था, जैसे पृथ्वी पक्ष के जितने भी लोग थे, जो राजे रजवाड़े थे, उनको भी नॉमिनेट किया था, तो वो भी सदस्य थे। तो कुछ तो निर्वाचित थे, कुछ जवाबदेह प्रतिनिधि थे। तो ये भी सही है, आपका ये तो सही है। पहला वाला देश के लिए लिखित संविधान नहीं था, गलत है। एक संघ की योजना पर विचार था। हाँ, एक संघ की योजना पर विचार था, फेडरल यूनियन बनाया गया था, अखिल भारतीय संघ की विचार की योजना थी। तो ये तो सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित नॉमिनेटेड किया जाना था। हाँ, विधानमंडल के लिए जो सरकारी सदस्य थे उनको भी इसमें शामिल किया जाना था, नॉमिनेटेड किया जाना था। तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, यह अवयव नहीं है। बाकी ए बी सी डी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें सबसे ज्यादा संवैधानिक ढांचा जो था उसको तैयार करने में इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप ये कह सकते हैं भारत का जो भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है वो भारत शासन अधिनियम 1935 है। आज भी देखेंगे संघीय व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतीय व्यवस्था जितनी है सब ये इसी से है। तो भारत यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। और इसमें आप देखेंगे तो संवैधानिक ढांचा, आप कह सकते हैं संवैधानिक ढांचा तैयार। जो भारत अभी भारतीय संविधान है उसको देखेंगे तो संवैधानिक ढांचा भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर एकदम स्ट्रक्चराइज किया गया है। ये आपका कह सकते हैं कि इसमें कुछ की पॉइंट थे जो महत्वपूर्ण। एक संघीय सरकार, दूसरा केंद्र केंद्र में द्वैध शासन। देखिए संघीय सरकार जो थी संघात्मक सरकार, केंद्र में द्वैध शासन था, उस समय भारत शासन अधिनियम में लागू हुआ था। प्रांतों में भी द्वैध शासन और स्वायत्तता का जो प्रोग्राम था वो भी फिक्स किया गया था कि प्रांतों में भी द्वैध शासन होगा और स्वायत्त शासन की व्यवस्था होगी।
स्वायत्त शासन की व्यवस्था थी। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का गठन किया गया था। द्विसदनीय विधानमंडल जैसे आप केंद्र में देखिए राज्यसभा, लोकसभा, और जब राज्यों में आएंगे तो विधान परिषद और विधानसभाएं। हर जगह पर आपको मिलेगी लगभग विधान परिषद, विधानसभाएं। तो ये जो है दो सदनी व्यवस्थाएं लागू की गई थी। एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन। प्रांतों में भी प्रांतीय शासन व्यवस्था भी लागू किया गया। प्रांतीय शासन व्यवस्था सेम यही कंडीशन अप्लाई की गई। प्रांतों में प्रांतीय शासन व्यवस्था लागू किया गया और प्रांतीय विधानमंडल का भी गठन किया गया। क्या किया गया? प्रांतीय विधानमंडल। प्रांतीय विधानमंडल जब आप राज्यों की बात करते हैं तो उसमें द्विसदनात्मक कार्रवाइयां हैं, द्विसदनात्मक गठन है, और ये प्रांतीय विधान मंडल का ही रूप है, का रूप है। केंद्र और राज्यों के जो शक्तियों का विभाजन है वो इसी भारत शासन अधिनियम में हुआ था। और खास बात थी केंद्र तथा राज्य शक्ति का विभाजन, शक्ति विभाजन। और इसमें क्या था कि फेडरल न्यायालय था। जो फेडरल न्यायालय थे वो इसी समय भारत शासन अधिनियम के तहत स्थापित हुए थे। फेडरल कोर्ट थे जो, वो भारत शासन अधिनियम के तहत स्थापित किए गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो बर्मा को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग किया गया था। और ये जो अलग हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और ये अलग कब हुआ था? 1937 में। कब हुआ था? 1937 में भारत बर्मा से जो है बर्मा भारत से अलग हुआ। पहले ये भारत का ही पार्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 26 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2003 का क्वेश्चन है। तो ये भारत शासन जो भारत परिषद अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। नहीं, भारत शासन अधिनियम नहीं था वो, उस समय भारत परिषद अधिनियम 1892 में था। और इसमें आपको जो है बजट पे बहस करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं था। क्या नहीं था? मतदान करने का अधिकार नहीं था। मतदान आप नहीं कर सकते थे, मतदान करने का अधिकार नहीं था। अगर कोई प्रश्न पूछना है तो उसको 6 दिन पूर्व नोटिस देनी पड़ती थी प्रश्न पूछने के लिए, और उसके बाद अनुमति मिलती थी। यानी कि 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछे जाते थे। 6 दिन पूर्व नोटिस दिन पूर्व आपको नोटिस देना है, फिर जब अनुमति मिलेगी और उसके बाद आपको प्रश्न पूछना है। नहीं तो अगर अनुमति नहीं मिलती है तो आपको प्रश्न नहीं पूछना है।
पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका भारत परिषद अधिनियम 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? बताइए। ऑप्शन नंबर आपका भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया था आपका मार्ले मिंटो रिफॉर्म ने 1909 में। कहां कब किया था? 1909 में। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि जो है बंगाल विभाजन कब हुआ था और उसका पर्टिकुलर डेट आप जो है कमेंट सेक्शन में करिएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। देखिए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में, इसमें क्या हुआ, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्ट था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। मुसलमानों के लिए इसमें पृथक निर्वाचन मंडल का भी प्रावधान किया गया था और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, यानी कि सांप्रदायिकता के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसमें भारत परिषद अधिनियम दिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1909 में है, भारत शासन सरकार अधिनियम 1919, तो इसमें तो कोई नहीं है। ये था आपका कब? फेडरल न्यायालय, भारत शासन अधिनियम 1935। ये फेडरल जो कोर्ट की स्थापना थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो इसके तहत हुई थी 1935 में। कब स्थापित किया गया? 1937 में। किसके तहत किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। और कब किया गया? 1937 में। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। ये था आपका भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए प्रांतों में द्वैध शासन कब स्थापित किया गया था, तो 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया? सेम वही क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन एग्जाम दूसरा है, इसमें चेंज किया है। यूपी पीसीएस आरआई 2014 का क्वेश्चन है ये। भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है। 1919 में भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? भारत शासन अधिनियम 1919 की क्या विशेषताएं हैं? अब तीन आपको ऑप्शन दिया है और तीनों आपको विशेषताओं के रूप में आपको बताना है क्या क्या है।
प्रांतों के लिए कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना। अच्छा ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन था, सेंटर में नहीं था, ध्यान में रखिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया था 1919 में, यह तो एकदम सही है। चलिए, मुसलमानों के लिए पृथक नहीं, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी 1909 में, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत। अभी जस्ट आपने पढ़ा मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो आपका था 1909 में, उसमें दिया गया था मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई थी, तो ये तो गलत है। केंद्र द्वारा प्रांतों में विधानी शक्तियों का हस्तांतरण था, करेक्ट है। केंद्र द्वारा शक्तियों का हस्तांतरण तो यहाँ पर प्रांतों में किया गया था, लेकिन उसका सुप्रीम पावर कौन था, वो केंद्र में बैठा हुआ था। वो माने ना माने ऐसी बाध्यता नहीं थी, अगर उसका मन कहा तो उसने इस चीज को माना, और नहीं कहा तो उसने एकदम एक ही सिरे से खारिज कर दिया। यह भी बताने के लिए बाध्य नहीं होता था कि किन कारणों से इसको रद्द किया जा रहा है। गवर्नर जनरल के अधीन वो शक्तियां थी, वीटो का प्रयोग करके वो ऐसा काम कर सकता था, तो यह भी सही है। गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, तो इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। केवल 1 और 3 इसमें सही है। इतना तो चीजें समझ में आई होगी। ये वाला कब है, मार्ले मिंटो, उन्नीस सौ 9 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के तहत यह कार्रवाई किया गया था। तो यहां तक आपका एक सेशन पूरा हुआ, और फिर नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे। यहां पर हमने एक चीज को गौर किया कि अगर हम शुरुआती दौर में किसी कॉन्सेप्ट को रीड कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन को पढ़ने में और नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी हैं उनको अटेम्प्ट करने में हमको बड़ी सहजता महसूस होती है, क्योंकि हमारे अंदर वो कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा रन कर रहा है। और जैसे ही हम उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यह जो है अधिनियम में इस बातों को कहा गया था, तो हमारे लिए बहुत सुगमता होती है कि चाहे वो स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन को पूछे या वन लाइनर क्वेश्चन को पूछे, तो हम क्वेश्चन को आराम से सही कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को सबसे पहले रीड करिए, और उसके बाद क्वेश्चन जितना करेंगे उतने प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी, उतने आपको एग्जामिनर नए नए जो एग्जाम बनाता है, जो क्वेश्चन क्रिएट करता है, उसके तरीकों से आप वाकिफ होंगे। अब इस तरह से आप देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन नहीं है, यहां पर 3-4 क्वेश्चन बने हुए, लेकिन क्वेश्चन का फिनोमिना एक। 1919 के जितने कंपोनेंट है आपसे पूछा गया है। अभी यहीं पर अगर पूछ लेता केंद्र सरकार द्वारा द्वैध शासन कब लागू हुआ, एक क्वेश्चन ये बनता। 1919 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी, एक क्वेश्चन ये बन जाता। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था कब थी, यह भी क्वेश्चन बनता। किसके शासन काल में हुई थी, कौन सा ये किस रिफॉर्म के तहत हुआ था, यह भी बन जाता। केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्तियों का हस्तांतरण कब हुआ था। तो 3-4 क्वेश्चन आराम से इसमें खूब बढ़िया से बन जाते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो बड़े आराम से इस ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो एक बार कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पहले कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है सॉल्व करिए। तो फिलहाल के लिए आप इस सेशन को 1-2 बार जो भी आपको प्रैक्टिस के रूप में करना है करिए, और नेक्स्ट सेशन हम कल करेंगे।